नमस्कार। चलिए एक ऐसे युद्ध के बारे में सोचते हैं, एक ऐसा युद्ध जो इतना इतना भयंकर था कि उसने जीतने वाले को ही पूरी तरह बदल कर रख दिया। एक ऐसी लड़ाई जिसने एक क्रूर सम्राट को शांति का पुजारी बना दिया। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कलिंग युद्ध की। वो युद्ध जिसने सच में इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 261 ईसा पूर्व। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है कैलेंडर पर। ये तो भारतीय इतिहास के सबसे खूनी पन्नों में से एक की शुरुआत थी। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ दो सेनाओं के बीच की टक्कर थी, बिल्कुल नहीं। ये एक तरफ थी एक विशाल साम्राज्य की हर चीज जीत लेने की जिद, और दूसरी तरफ थी एक आजाद राज्य की अपनी पहचान, अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई। तो सवाल यही उठता है ना, आखिर कैसे इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक नए शांति के युग की वजह बन गई। मतलब ये तो एक बिल्कुल पहेली जैसा लगता है। इसको सुलझाने के लिए चलिए सबसे पहले मैदान में उतरे उन दो महाबलियों को ठीक से समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ था विशाल मौर्य साम्राज्य जिसे बस फैलना था, विस्तार करना था, और दूसरी तरफ था कलिंग का वो आजाद राज्य जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। तो ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये असल में दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। इसको ना थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मौर्य सम्राट अशोक अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे, और उनका सपना बस एक ही था, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर उनका राज हो, एक छत्र राज। और इस बड़े से सपने के रास्ते में बस एक ही कांटा था, कलिंग। लेकिन दूसरी तरफ कलिंग वो सिर्फ एक राज्य नहीं था, उसे महासागर का स्वामी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि समुद्री व्यापार पर उसका पूरा कंट्रोल था। और हां, कोई ये गलत फहमी ना पाले कि कलिंग कोई आसान टारगेट था, बिल्कुल भी नहीं। अरे उनकी सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार और बड़े बड़े विशाल हाथी थे। और पता है, वो इस पूरे इलाके में पहले ऐसे लोग थे जिनके पास एक कुशल नौसेना थी। उनके कल्चर में तो पाइक अखाड़ा जैसे मार्शल आर्ट्स बसे हुए थे। मतलब वो लोग एक बहादुर और लड़ाकू कौम थे शुरू से ही। तो जब ऐसी दो ताकतवर सेनाएं आमने सामने आईं तो क्या हुआ होगा? युद्ध शुरू हुआ, और इतना विनाशकारी साबित हुआ जिसकी कोई हद नहीं। जीत की जो असली कीमत चुकाई गई वो खून की एक पूरी नदी से चुकाई गई। और ये कोई कहानी या किस्सा नहीं है, ये खुद अशोक ने अपने शिलालेखों पर लिखवाया है कि युद्ध के मैदान में कलिंग के लगभग 1 लाख सैनिक और आम लोग मारे गए। जरा सोचिए, 1 लाख, ये नंबर सुनकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन तबाही का मंजर यहीं खत्म नहीं हुआ था। उस 1 लाख मौतों के अलावा 1.5 लाख और लोगों को उनके घरों से जबरन उठाकर बंदी बना लिया गया। और इनमें से ज्यादातर लोग बेचारे बाद में या तो बीमारी से मर गए या भुखमरी से। तो अगर हम टोटल करें तो कुल मिलाकर 2.5 लाख से भी ज्यादा जिंदगियां सिर्फ इस एक युद्ध की वजह से या तो खत्म हो गईं या फिर हमेशा के लिए बर्बाद हो गईं। उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी थी कि शायद ही किसी ने इसकी कल्पना की होगी। लोग कहते हैं, और इतिहास भी बताता है, कि ये युद्ध धौली की पहाड़ियों पर दया नदी के किनारे लड़ा गया था। और इस लड़ाई के बाद का मंजर ये था कि नदी का पानी बहते हुए खून से लाल हो गया था। ये जो इमेज है ना लाल नदी की, ये उस पूरे विनाश का एक प्रतीक बन गई। इस भयानक तबाही के बीच में जो जीतने वाला सम्राट था अशोक, उसके अंदर एक और जंग शुरू हो गई। ये जंग बाहर की नहीं, ये उसके अपने अंदर की जंग थी। ये एक ऐसी जीत थी जो सच कहूं तो किसी भी हार से कहीं ज्यादा दर्द दे रही थी। हां, सम्राट अशोक ने जीत हासिल कर ली थी, कलिंग अब उनका था। लेकिन ये जीत बिल्कुल खोखली थी। जब उन्होंने अपनी आंखों से मैदान में बिखरी लाशें देखीं, जलते हुए शहर देखे, तो उन्हें अपनी इस विजय पर गर्व नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत गहरा पछतावा हुआ। और सुनिए, ये कोई हमारा अंदाजा नहीं है, ये खुद अशोक के अपने शब्द हैं। उनके 13वें शिलालेख में साफ साफ लिखा है, अब देवताओं के प्रिय को कलिंग वासियों पर विजय पाने का गहरा पछतावा हो रहा है। जरा सोचिए इस बात को। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा जीतने वाला राजा होगा जिसने अपनी ही जीत पर इतना दुख, इतना अफसोस जताया हो। और बस इसी गहरे पछतावे ने अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने तलवार का रास्ता छोड़ दिया और उसकी जगह एक नया रास्ता अपनाया, धम्म का रास्ता, यानी धर्म और सही आचरण का रास्ता।
इसी पछतावे से ना एक बिल्कुल नई नीति का जन्म हुआ, जिसे कहते हैं धम्म विजय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है धम्म के रास्ते पर चलकर जीतना। यानी अब से जीत तलवार से नहीं होगी, बल्कि प्यार और नैतिकता से दिलों को जीता जाएगा। उस जमाने के लिए आप सोचिए, ये एकदम क्रांतिकारी सोच थी। और ये सिर्फ बातें नहीं थी। अशोक ने इन विचारों को असल में जमीन पर उतारा। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? मौर्य साम्राज्य का सैन्य विस्तार हमेशा के लिए बंद। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके सबसे बड़े संरक्षक बन गए। और ये देखिए, उन्होंने सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी नियुक्त किए, जिनका काम था ये देखना कि सब कुछ नैतिक तरीके से हो रहा है। और सबसे जरूरी, उन्होंने अपने इन संदेशों को पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर खुदवा दिया, ताकि ये संदेश सदियों तक, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। तो इस एक युद्ध का जो असर था, वो सिर्फ मौर्य साम्राज्य या सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। इसकी जो विरासत है, उसने आगे चलकर पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। और सबसे कमाल की बात, वो भी बिना कोई और लड़ाई लड़े। तो चलिए इस पूरी कहानी के डॉट्स कनेक्ट करते हैं। देखिए, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध खत्म हुआ। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उसके ठीक बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि मौर्य साम्राज्य में अगले 40 साल तक दूर दूर तक शांति और खुशहाली रही। लेकिन इसका सबसे बड़ा, सबसे लंबे समय का असर यह हुआ कि अशोक के कारण ही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से बाहर निकला और श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और न जाने कहां कहां तक फैल गया और आज दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है। अशोक की ये कहानी आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल छोड़ जाती है। सवाल यह है कि असली ताकत आखिर है किस चीज में? हर चीज को जीत लेने में, या सही समय पर रुक जाने में, संयम में? कलिंग का युद्ध हमें बार बार यही याद दिलाता है कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हथियार उठाने में नहीं, बल्कि हथियार डाल देने में होती है।